एजुकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का पब्लिक फर्स्ट में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सचिवालय में सबसे अधिक राजस्व अर्जित करने वाले शीर्ष 5 विभागों की समीक्षा बैठक ली है, जिसमें उन्होंने कहा कि इसमें हमने विभागों का पूंजीगत खर्च देखा है, जिसमें यह पाया गया कि पूंजीगत खर्च अपेक्षा अनुरूप नहीं हो पाया। उन्होंने आगे कहा कि अब विभागों को निर्देशित किया गया है कि अपनी पूंजीगत खर्चों में गुणवत्तापूर्वक तेजी लाने का प्रयास किया जाए। देखिए, आज हमारे लोक निर्माण, ग्राम्य विकास, सिंचाई, शहरी विकास, आवास और विद्यालय शिक्षा, इनके साथ बैठना हुआ और इसमें स्वाभाविक तौर से आप जानते हैं कि हमने 2 तरह से बातचीत की है। एक तो आपने जो पूंजीगत खर्चा है वो अभी तक कितना किया, क्योंकि ये सारी चीजें भी हमें देखनी होती है। लास्ट टाइम हमने ये बैठकें पहले भी की थी, इस बार हम इन सभी विभागों के साथ इकट्ठा हम लोग बैठे हैं और देखने में ये आया कि विभागों का खर्चा जैसा हम अपेक्षा करते थे नहीं हो पाया। और स्वाभाविक है, उसमें कारण भी मुझे ठीक समझ में आ रहे थे कि जैसे हमारे यहाँ चुनाव भी एक कारण रहा, दूसरा बरसात भी इस बार लंबी चली, वो भी एक कारण रहा। लेकिन अब इनको बहुत अच्छे ढंग से उनसे अनुरोध किया गया है, कहा गया है, निर्देशित किया गया है कि अब आप अपने उस काम में तेजी लाएं। और उसके साथ साथ ये भी है कि जहां तेजी लाएं तो वहां गुणवत्ता भी साथ साथ रखें। कई बार जो अमूमन आप ही कहते हैं साहब मार्च के महीने में लास्ट में फटाफट होता है और उसमें गुणवत्ता की कमी रहती है, तो हमने कहा कुछ नवाचार करिए लोग, जिससे जैसे एक विभाग ने बताया कि हम 15 दिन में हम लोग तय कर रहे हैं कि इस 15 दिन में कितना खर्च करेंगे, इसमें कितना करेंगे। ऐसा सब लोगों से हमने कहा है कि वो अपना एक नवाचार के आधार पे और कैसे हम अच्छा खर्च कर सकते हैं। ये दूसरा, जहां तक रेवेन्यू की बात थी तो हमारे कुछ विभाग ने बहुत अच्छा किया, जीएसटी ने अच्छा किया, एक्साइज ने अच्छा किया, खनन ने अच्छा किया, साथ में अभी फॉरेस्ट और इस तरह से हमारे ऊर्जा, इसमें थोड़ा सा हम लोग अभी उस अपेक्षा जो हमने की थी नहीं हो पाया। उनसे कहा है, कुछ कारण उनके भी दिखते हैं और मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत जल्द ये सब उन टारगेट को अचीव करेंगे। साथ में ये भी मैंने कहा है कि अब हम बहुत जल्द ही इसके बाद फिर बैठने वाले हैं। अभी आज एक बृहद बैठक हमने ली है, उसके बाद हम आज 5 या 6 विभाग थे, तो अगली बार हम और कम विभाग यानी कि 2-2 विभाग, एक विभाग के माध्यम से और बड़े पूरे गहनता से उसमें बातचीत करेंगे। तो कुल मिला के हमारा जो मकसद था वो आज हमने, आप जानते हैं परसों माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक ली, आज हम फिर यहाँ बैठे थे, अच्छे रिजल्ट इस बैठक के आए। देखिए, आज हमारे लोक निर्माण, ग्राम्य विकास, सिंचाई, शहरी उत्तराखंड के मदरसा एजुकेशन बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती समूह काजमी ने कहा है कि कोई भी धर्म थूकने जैसी हरकतें करने की इजाजत नहीं देता है। यह सब काम कांग्रेस करवा रही है, क्योंकि कांग्रेस ने 60 साल तक राज किया है और अब उसे अपना वोट बैंक खोता हुआ नजर आ रहा है। इतना मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड का ये सौभाग्य है और वो हमारे माननीय राज्यपाल जी, तो बल्कि इसके ऊपर भी चर्चा हुई। हमने ये संस्कृत को हम, क्योंकि एक एमयू हम जो है वो एमयू हम साइन करेंगे, कुछ चीजें सामने आई, कहीं पे चाय में थूक रहा है, कोई खाने में थूक रहा है। अब मुख्यमंत्री काफी सख्त नजर आ रहे हैं, पुलिस ने गाइडलाइन जारी कर दी है। आप किस तरह से देख रहे हैं इन चीजों को? सर, मैं इस नजरिए से देख रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी और उनका प्रशासन बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, ना वो इस्लाम की एजुकेशन है, ना मोहम्मद साहब की आइडियोलॉजी है। अगर किसी का ईमान भ्रष्ट करना, किसी के ईमान को भ्रष्ट करना कहीं कोई धार्मिक चीज होगी तो ये नहीं हो सकता, ऐसा धर्म नहीं हो सकता, वो अधर्म है। और अधर्म पे जो काम कर रहा है, तो माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी बहुत बढ़िया निर्णय ले रहे हैं। और मैं समझता हूं उत्तराखंड देवभूमि के जो मुसलमान और यहाँ के जो जितने वासी हैं वो सब उनके साथ खड़े हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं, सचेत करना चाहता हूं उन लोगों को कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो एक षड्यंत्र के तहत कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता, मेरा आरोप है
कि कांग्रेस ने क्योंकि 60 साल तक उन्हें वोट बैंक बनाए रखा, जो लोग ये कह रहे हैं कि हमें क्या फायदा होगा, उन्हें फायदा ये है कांग्रेस को कि क्योंकि ये वोट बैंक था। आज माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से, जिस स्वभाव के साथ काम कर रहे हैं, सबको साथ लेके चल रहे हैं। आज हम आपको बताना चाहते हैं कि मदरसों के अंदर जो है हमने एनसीईआरटी पढ़ करके हमारे 95% जो है वो बच्चे पास हुए हैं, और पहली बार ऐसा हुआ है, वरना उससे पहले धार्मिक एजुकेशन, सिर्फ धार्मिक एजुकेशन पढ़ते थे। तो आज धार्मिक केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने 6 संभावित उम्मीदवारों का नाम केंद्रीय पार्लियामेंट बोर्ड को भेज दिया है। अब बीजेपी के केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड उपचुनाव के लिए उम्मीदवार तय करेगा। उत्तराखंड महिला बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल का भी नाम केंद्रीय पार्लियामेंट बोर्ड को भेजा गया है। इसको लेकर आशा नौटियाल ने पार्टी का आभार जताया है। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता के नाते लंबे समय से संगठन के लिए काम कर रही हूं, और निश्चित तौर पर मुझे खुशी है कि पार्टी ने उस सूची में मेरा नाम भी शामिल किया है। और क्षेत्र की जो जनता है, लगातार हम लोग उनके बीच काम करते हैं, महिलाओं के बीच काम करते हैं, तो निश्चित तौर पर क्षेत्र की जनता को भी खुशी हो रही होगी कि मेरा नाम भी उस सूची में शामिल हुआ है। उत्तराखंड में चल रही 4 धाम यात्रा में भारी संख्या में श्रद्धालुओं का आना जारी है, जिसके बाद अब धामी सरकार की तरफ से चारों धामों के कपाट बंद होने की तारीखें घोषित की जा चुकी हैं। इस बात पर उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। 1 नवंबर को गंगोत्री धाम के कपाट बंद हो रहे हैं, यमुनोत्री के 3 नवंबर को, तुंगनाथ के 4 नवंबर को, बद्रीनाथ धाम के 17 नवंबर को और केदारनाथ धाम के 3 नवंबर को कपाट बंद हो रहे हैं। तो जो भी दर्शनार्थी दर्शन करना चाहें वो पहले पहुंच के दर्शन कर सकें। उत्तराखंड में राजनीतिक दल और अन्य समूहों के प्रदर्शन करने से राजधानी देहरादून के चौराहों पर अक्सर भारी जाम लगने के वारदात देखे जाते हैं, जिसकी वजह से देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने देहरादून के मुख्य 6 चौराहों पर प्रदर्शन और शोभा यात्रा नहीं निकालने के निर्देश दिए। इस बात पर देहरादून के एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। अधिकारी महोदय के द्वारा ये आदेश हुआ है कि आम जनमानस की सुविधाओं के दृष्टिगत जो है घंटाघर हो गया है, हमारा दर्शन लाल चौक हो गया है और एसले हॉल चौक हो गया है, और इसके अलावा 2 और भी हैं हमारे हैं, तहसील चौक वगैरह हैं, कि जिन पे भी किसी प्रकार का जुलूस है, रैली है या धरना प्रदर्शन, उसको प्रतिबंधित किया गया है। और इसके संबंध में ये भी कहा गया है कि जो भी अगर हमारे परंपरागत जो जुलूस हैं या शोभा यात्रा निकलती चली आ रही, तो उसके संबंध में भी आयोजकों से पहले बात की जाएगी, ताकि उनकी संख्या वगैरह है और समय है उनका वो निर्धारित किया जा सके। अब जैसे तो ये इसके आदेश के संबंध में जैसे आपने देखा कि ये प्रमुखता से सभी समाचार पत्रों में इसको छापा भी गया है और सोशल मीडिया पर भी इसको जो है सभी को अवगत भी करा दिया गया है। जो संगठन हैं सारे, जो जुलूस धरना प्रदर्शन आदि में जिनके द्वारा निकाला जाता है, तो उनको भी अवगत करा दिया गया है। तो इसको अनुपालन जो है हमारे द्वारा सख्ताई से इसका अनुपालन करवाया जाएगा, सभी को मीटिंग करके इनको बताया जाएगा, अवगत कराया जाएगा, और जो प्रतिबंधित जो एरिया है वहाँ पे इसको नहीं निकालने दिया जाएगा। और अगर देखिए कोई इसका आगे अगर कोई उल्लंघन करता है, तो ऑब्वियसली बात है इसमें जो भी विधि सम्मत कार्रवाई वो की जाएगी। हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी अपनी हार की समीक्षा में जुटी हुई है, तो वहीं इसके साथ कांग्रेस पार्टी लगातार ईवीएम को लेकर सरकार पर निशाना साधे जा रही है। इस बात पर कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। देखिए, ईवीएम कभी विश्वसनीय हो नहीं सकती है, क्योंकि ईवीएम का दुरुपयोग सत्ता कर रही है। मगर चुनाव आयोग को जिन तकनीकी पहलुओं को कांग्रेस ने उठाया है, उनका जवाब देना चाहिए। इसको अब तो चुनाव आयोग तो एक विभाग जैसा हो गया है सरकार का, उसकी अपनी निष्पक्षता खो दी है, तो इसलिए उस पर सवाल उठाने का अब राजनीतिक दल को या राजनीतिक दल के रूप में कांग्रेस को पूरा हक है। देखिए, तो फिर वो क्या कहेंगे? जो कर्नाटका में उनकी पिछली बार जीत हुई थी, तो उसको वो क्या कहेंगे? वो भी बीजेपी ने जानबूझकर कांग्रेस को दी, या कांग्रेस के पुराने कुछ ऐसे लोग थे जो उनके लिए ईवीएम्स को मैनेज कर रहे थे? देखिए, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा वाली बात है। उनको उनकी जो लड़ाई थी, उनका जो झगड़ा था,
वो आपसी इतनी ज़्यादा उनके बीच में खेमेबाजी थी, मुख्यमंत्री कौन होगा उसकी वो लड़ाई लड़ रहे थे। जबकि भारतीय जनता पार्टी वोटर तक जाने की उसकी कोशिश थी, और वो वोटर तक जा रहा था। वो देख रहा था कि कैसे महिला वोटर, कैसे हमारे पास किसान वोटर, कैसे हमारे पास दलित वोटर, उनको कैसे हम साधें, उनको कैसे हम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उनको वोट दिलवाएं, कैसे मोदी जी की जो लाभकारी योजना है उन तक को लेकर जाएं, और उनको जो लाभार्थी हैं उनको बताएं कि उनको आज तक के कितने लाभ मिले हैं, और आगे भी इसी तरह से और बढ़ चढ़कर चीज़ें उनके पास मिलती रहेंगी जब भारतीय जनता पार्टी का सुशासन हरियाणा में रहेगा। और जहां तक वहां की जनता की बात है, उन्हें वो पर्ची और खर्ची की भी बात उनको ध्यान है, उनको याद थी कि किस प्रकार से हुड्डा सरकार जब थी, जब कांग्रेस वहां पर राज कर रही थी, तो केवल पर्चियों पे काम होते थे और बिना खर्ची के कोई काम नहीं होता था। तो आज वहाँ का जो आम व्यक्ति है, जो आम जनमानस है, गाँव में रहने वाला, उसको मालूम है कि आज वो बिना पैसा दिए एक बहुत, मैं कहूँगी, ट्रांसपेरेंसी के तरीके से आज उनके बच्चे नौकरी लग रहे हैं। उसके लिए कोई उनको किसी नेता के पास वहाँ चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है, सरकार के पास, मंत्रियों के पास चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी स्वच्छ सरकार जनता ने फिर से चुनी है। उत्तराखंड में यूसीसी की नियमावली का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। नियमावली का ड्राफ्ट बनाने वाली समिति के अध्यक्ष पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आज सचिवालय में यह ड्राफ्ट सौंपा है, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस विषय पर क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। देखिए, मैंने शुरुआत में ही कहा है कि ये किसी के भी खिलाफ नहीं है, किसी को टारगेट करके नहीं लाया गया है, और ये सबकी समानता के लिए है। और जब हम विशेष जब हम ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी का हम गठन कर रहे थे, उस समय भी मैंने कहा था कि चूंकि आपने भी वो प्रश्न, चूंकि आप बहुत आगे बढ़ गया है इसलिए इसको थोड़ा घुमा के पूछा है, मैं आपकी बात समझ रहा हूं। देखिए, ये देवभूमि उत्तराखंड है और यहाँ 4 धाम है। हर स्थान पर देव स्थान है। ये सैनिक बाहुल्य हमारा प्रदेश है। देवभूमि के साथ साथ वीरभूमि भी है। प्रत्येक परिवार से कोई न कोई देश की सीमाओं पर देश की रक्षा के लिए इस उत्तराखंड के प्रत्येक परिवार से अपना योगदान दे रहा है। 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ है, और हमने पहले ही कहा कि देवभूमि में हम सबके लिए एक समान कानून लाएंगे। कोई किसी पंथ का होगा, किसी वर्ग का होगा, किसी भी समुदाय का होगा, और उसके लिए हमको देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने अपना आशीर्वाद दिया, अपना समर्थन दिया, अपना मैंडेट दिया। तो देवभूमि की जनता ने ही कहा है हमसे। सारी चीजें हमने अपने रिकमेंडेशन में डाल दी हैं। हमारी जो रिपोर्ट है उसमें रिकमेंडेशन में शामिल है। अब राज्य सरकार को देखना है कि उसमें कितने रिकमेंडेशन मानती है, कितने नहीं मानती। अब आगे आपका क्या रोल रहेगा सर? आपकी टीम का क्या रोल? हमारी टीम का काम पूरा हो गया, अब राज्य सरकार को आगे का काम करना। अनलेस राज्य सरकार आगे कोई रोल सोचती है कि अभी हमें कुछ काम करना बाकी है, अदरवाइज हमारा काम तो ये जैसा आपने कहा कि नई चीज़ तो है नहीं। पहले जो हमने कोड सबमिट किया था तो उसमें भी जो जिस प्रकार की न्याय की देवी के रूप में हमने दिखाया था, इसमें भी वही है। अब उसके 2 प्रकार के इंटरप्रिटेशन आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। जो पुरानी व्यवस्था चली आ रही थी उसमें पट्टी बांध के हाथ में तलवार दिखाते थे। हमने संविधान के साथ आँख खुले हुए आँख से न्याय करने की बात, क्योंकि इसलिए कि जब तक कि आप आँख खोलेंगे नहीं तब तक महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार, समतामूलक चीज़ आप नहीं ला सकते। उत्तराखंड में खटीमा क्षेत्र के वानुसी झनकट में 72 बीघा सरकारी भूमि को कब्जेदारों से अवमुक्त कराकर गरीबों में बांटने की मांग पर सरदार करतार सिंह खटीमा तहसील क्षेत्र में आमरण अनशन पर बैठी हैं। उनका क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारा ये मकसद है कि ये सरकारी भूमि थी, इन्हें पट्टे मिल गए त्यागी और हरिओम दो परिवार में। हमने इसके खिलाफ कार्रवाई की थी, लेकिन हम जिले से भी जीते हैं। जिले वाले ने एडीएम साहब ने हमारे हक में किया है और कमिश्नर साहब ने हमारे हक में किया, हाई कोर्ट में हमारे हक में किया, उनको निरस्त किया है। लेकिन तहसील वाले मिलके ये फिर उसी को बीजने को दे रहे, उसी को खा रहे, उससे पैसा ले रहे। लेकिन उनका क्या दिन है?
नहीं तहसीलदार साहब का साफ कहना है कि हाईकोर्ट में विचाराधीन है, अभी हम इसमें आते हैं। नहीं ये आप देखिए, मैं आपको निर्णय बताता हूँ। आप कह रहे हैं हाई कोर्ट, वो तो कहते रहेंगे। हाँ, ये खतौनी का है 72 बीघे थी, लेकिन है तो बहुत ज़्यादा, 100-150 बीघा। लेकिन हमने 72 बीघे में, मुझे 72 बीघे कागज मिले थे पट्टे, जो उन्हीं के आधार पर मैंने किए हैं। तो इसमें आपका इशू क्या है? जैसे आप हमारा इशू ये गरीब, तो ये जमीन है किस जगह? ये नानकमता रोड पे बनुसी गांव में, जहाँ पुलिस चौकी बनी है। तो इससे पहले भी आपने कहीं शिकायत करी इस संबंध में? ना, तो यही तो हमारी शिकायत है। आज से थोड़ी 20-15 साल हो गए मुझे शिकायत करे हुए। मैं आज का थोड़ी हूँ, मैं 15 साल 50 साल से रह रहा हूँ इसी गांव में। मुझे पता था तभी मैंने ये किया था। तो आपका हाई कोर्ट में विचाराधीन है, उसमें कितने का हुआ है? अब वो जाने ना कितनी उनने दे रखी है। हमने तो 72 बीघे की लगाई थी, वो जाने देखे कितनी दी रखी उनने हाई कोर्ट में। हमने 72 बीघे को लगा के दे दिया। हमारे पास पटवारी की लिखत है और तहसीलदार की लिखत है, एसडी साहब की लिखत है, और मुख्यमंत्री बहुगुणा की उनकी मेरे पास चिट्ठी है। हम जब तक आंदोलन जारी रहेगा, जब तक ये कार्य हमें ये गरीबों में वितरण नहीं होगी। आपका नाम? करतार सिंह। मरूंगा या जीऊंगा, बस एक तो मेरे को जमीन के पट्टे संबंध की ये मामला लेके धरने बैठे हैं। जो प्रारंभिक जांच की रिपोर्ट आई है उसमें ये पता चल रहा है कि मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। तो सीधे हमारे से निर्णय तो नहीं लिया सकता है, फिर भी हम अध्ययन कर रहे हैं कि क्या हम क्या कोई मदद कर सकते हैं, इस पर हम अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि मामला अगर हाईकोर्ट में विचाराधीन तो उसमें हस्तक्षेप करना हमारा उचित नहीं होता है। तो वास्तविकता ये है। तो सर, ये जमीन ये झंकट के क्षेत्र में है। वो कितने एकड़ जमीन? रिकॉर्ड भी देख रहे हैं, रिकॉर्ड मेरे पास है नहीं अभी, लेकिन पटवारी से जो रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, मौखिक रिपोर्ट, उससे जानकारी मिली कि मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। रिपोर्ट पटवारी से मंगा रहा हूँ इस संबंध में। तो जो हमने जो दूसरा पक्ष था उसको बुलाया हुआ है यहाँ पर, उनसे वार्ता कर रहे हैं कि मामले को अच्छे से समझ लेते हैं, फिर हम क्या मदद कर सकते हैं, फिर विचार करके तब इनसे वार्ता करते हैं। हल्द्वानी छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित नहीं किए जाने से एमबीपीजी कॉलेज में छात्रों ने हंगामा किया है। नाराज 3 छात्र नेता प्राचार्य कक्ष की छत में हाथ में ज्वलनशील पदार्थ लेकर चढ़ गए। छात्रों ने प्राचार्य कक्ष में हंगामा कर दिया। पुलिस ने छत पर जाकर छात्रों को समझाया, पर अभी भी छात्रों का हंगामा जारी है। कुछ छात्र जो हैं उनकी ये कंप्लेंट थी कि अधिसूचना जारी नहीं हुई है अभी इलेक्शन को लेके, तो उसके उपलक्ष्य में वो लोग वैसे तालाबंदी करी गई थी वहाँ पे सभी छत की, उसमें कहीं एक जगह का ताला तोड़ के वो लोग छत पे गए। और ये अभी जांच का विषय है कि उसमें क्या था, सब्सटेंस क्या था। इसके अलावा जो कॉलेज की कमेटी है, जो प्रिंसिपल हैं, उसमें प्रोक्टर्स हैं, ये लोग उस चीज़ में जाँच कर रहे हैं। इन लोगों को नोटिस दिया जा रहा है। फिलहाल शांति बहाल हो चुकी है। ऐसा है, आज प्रातः 10 बजे से पूर्व हर्ष शर्मा, मनीष बिष्ट और ललित सिंह नाम के 3 छात्र अपने साथ एक बोतल में थोड़ा सा पेट्रोल लेके बैग में डाल के महाविद्यालय में पहुंच चुके हैं। जबकि प्राचार्य कक्ष के ऊपर जो छत है उसमें हमने पहले ही एलआईयू और पुलिस प्रशासन की सूचना के अकॉर्डिंग ताला लगा दिया था। इन्होंने ताला तोड़ा और वहां पर अपना ताला जड़ दिया और ये छत में चढ़ गई। तुरंत हमारे पास पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद थी, हमारे प्रोक्टोरियल बोर्ड के सभी सदस्य मौजूद थे, उनको समझा बुझा कर नीचे बुला लिया और प्राचार्य कक्ष में उनको बैठाया गया है। उसके बाद पुलिस प्रशासन ने खुद उनसे माफ़ीनामा मांगा, क्योंकि पुलिस प्रशासन के सामने ही ये घटना हुई थी, उनकी प्रेजेंस में ये घटना हुई थी। हमारे प्रेजेंस में ये घटना होती तो हम फिर पुलिस को आगाह करते, बुलाते, उनसे रिक्वेस्ट करते। ऐसा ये कृत्य नहीं हुआ, क्योंकि पुलिस के सामने ही ये कृत्य होने के कारण पुलिस ने उनको यहाँ पर नज़रबंद किया प्राचार्य कक्ष में 2 बजे तक। अभी भी वो बंद है अंदर, और कहा गया है कि 2 बजे से पहले आप बाहर नहीं जाएंगे, और उनसे माफ़ीनामा लिखवा करके इस कार्यक्रम को यहीं पर ख़त्म कर दिया। चालान काट के पुलिस प्रशासन ले गया है। कॉलेज प्रशासन उसमें ध्यान दे रहा है। हमारी टीम अभी भी वहाँ पर लगी है 10 बजे से लेके 12 बजे तक, 12 से लेके 2 बजे तक। अब ये छात्र 10 बजे से पहले, कॉलेज खुलने से पहले ही महाविद्यालय परिसर में घुस आए थे।
क्योंकि इनकी मंशा थी, आज हम ऐसा करेंगे। जिसकी सूचना हमारे पास LIU और पुलिस के द्वारा पहले से प्राप्त हो गई थी, तो हमारा कॉलेज प्रशासन 10 बजने में 5 मिनट पर कॉलेज गेट पर पहुंच चुका था। उससे पहले ये महाविद्यालय परिसर में घुस आए। देखिए, महाविद्यालय में चुनाव की कुल सचिव द्वारा डेट दी गई थी 25 तारीख को, लेकिन 25 तारीख में अभी तक का कुछ सुनने किया नहीं आगे की कार्रवाई। तो हम लोगों को इस वजह से चुनाव के चक्कर में कॉलेज महाविद्यालय में कि बहुत सारे बच्चों को डिस्टर्ब हो रहा है पढ़ाई में, तो इस वजह से हम लोग को आना पड़ा उग्र आंदोलन के लिए। तो यही कारण था कि हमें उग्र आंदोलन करना पड़ा। कुल सचिव द्वारा हमारे जो छात्र नेता थे, हमारे जितने भी छात्र संघ के भाई थे, उन्होंने भूख हड़ताल करी थी। उसके बाद कुल सचिव द्वारा जब हमारे क्या कहते हैं जो भी भूख हड़ताल में भाई लोग बैठे थे, उन्हें हॉस्पिटलाइज्ड हो गए। उसके बाद कुल सचिव द्वारा जी ने एक 10 तारीख को एक पत्र जारी किया जिसमें लिखा था कि 25 तारीख को चुनाव करवा दिए जाएंगे। और आपको पता ही होगा कि गढ़वाल में भी चुनाव हो चुके हैं, तो हमारे कुमाऊं में क्यों नहीं हो सकते हैं। और हमारा ये मांग है कि जल्द से जल्द चुनाव हो, ताकि क्या कहते हैं हम बच्चों की पढ़ाइयों में दिक्कत ना आए। बच्चों और आप देख ही रहोगे कि महाविद्यालय में क्या कहते हैं एक क्या कहते हैं चैपर से गंदगी वगैरह भी हो रही है। तो इससे ये चीज़ है कि बच्चों की पढ़ाई में भी दिक्कत नहीं आएगी, ना टीचरों को दिक्कत होगी, और महाविद्यालय में भी परीक्षाएँ समय से होंगी, चुनाव समय से होगा, तो इससे हम सबका समय भी बचेगा। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए पब्लिक फास्ट, सर्वदा भारतीय। नमस्कार। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।